नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। भाई बहन के प्यार, आपसी विश्वास का त्योहार है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में रक्षाबंधन पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन चुनाव का माहौल है, इसलिए नेताओं में, राजनीतिक दलों में आज कुछ ज्यादा ही जोश देखने को मिला। खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सभी पार्टियों के नेताओं ने बहनों के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम किए। जो सरकार में हैं, उन्होंने बहनों के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान किया। जो विपक्ष में हैं, उन्होंने सरकार में आने पर महिलाओं के लिए नई नई योजनाओं के वादे किए। विरोधी दलों की तरफ से सबसे ज्यादा हलचल मुंबई में दिखाई दी, क्योंकि कल से मुंबई में इंडिया अलायंस की मीटिंग शुरू होने वाली है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, लालू यादव, तेजस्वी यादव जैसे तमाम नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। चूंकि मुंबई में मीटिंग हो रही है, इसलिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले जैसे महाविकास आघाड़ी के नेता मेजबान के रोल में हैं। आज कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं ने सारे इंतजाम देखने के बाद मीडिया से बात की और दावा किया कि विरोधी दलों की एकता का असर दिखने लगा है। नरेंद्र मोदी की सरकार घबरा गई है, बीजेपी डर गई है। 2024 में विरोधी दल मिलकर बीजेपी को हरा देंगे, मोदी को मात दे देंगे, ये सारे दावे किए। लेकिन सवाल यह है कि कल होने वाली मीटिंग में ऐसा क्या होगा? कौन से फैसले लिए जाएंगे? मीटिंग का एजेंडा क्या है? क्या विरोधी दल मुंबई में अलायंस के कन्वीनर का नाम तय कर पाएंगे? क्या सीटों का बंटवारा हो जाएगा? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाएगा? इन सारे सवालों पर न शरद पवार कुछ बोले, न नाना पटोले ने कुछ कहा और न उद्धव ठाकरे ने कोई जवाब दिया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मीटिंग में कल क्या होने वाला है, क्या क्या तय किया गया है। और मजे की बात है कि विरोधी दलों के अलायंस के नेता एकता के दावे कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले अलायंस में शामिल पार्टियों ने अपने अपने नेताओं को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करके बयानबाजी भी शुरू कर दी है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुना देता हूं उद्धव ठाकरे की बात। उद्धव ठाकरे ने कहा, सिर्फ विकास से कुछ नहीं होता। विकास तो अंग्रेजों में भी किया था, फिर भी अंग्रेजों को देश से भगाया गया। इसी तरह मोदी को हटाना भी जरूरी है। हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं। और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं। हाँ, हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रस्ते पे नहीं उतरती, तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए। और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है। और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं। आणि ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत, एकत्र राहू आणि आमच्या भारत मातेच्या हातापायात पुन्हा कोणत्याही हुकुमशहाला बेड्या घालायला देणार नाही, ही शपथ घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत। उद्धव ने जो कहा उसका मतलब यह है कि वो भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी देश में विकास तो कर रहे हैं, लेकिन विकास विपक्ष के लिए बड़ी बात नहीं है। विरोध नरेंद्र मोदी का है, मोदी को हटाना लक्ष्य है। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ मिलकर चुनाव लड़ने से मोदी को हराया जा सकता है? क्या यह फॉर्मूला कामयाब हो पाएगा? विरोधी दलों को इस फॉर्मूले पर इतना यकीन क्यों है? इसका जवाब दिया महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने। अशोक चव्हाण ने कहा कि पिछले इलेक्शन में विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल पार्टियों के मिले वोट जोड़ दिए जाएं तो फिगर बीजेपी को मिले वोटों से ज्यादा हो जाता है। पिछली बार सब अलग अलग लड़े थे, इसलिए हार गए। अब मिलकर लड़ेंगे, वोट नहीं बटेंगे तो जीतेंगे। 2019 की जो चुनाव हुए थे, उसमें ये सभी महागठबंधन में जितनी हमारी साथी पार्टीज शामिल हुई है, सब ने मिलकर
23 करोड़ 40 लाख वोट्स लोगों ने उनको दिए थे 2019 के चुनाव में, और बीजेपी को उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में शामिल हुए जितने पार्टी, सिर्फ एक ही बात थी कि अलग अलग होने से वोटों का बंटवारा हुआ, और 23 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी भाजपा 22 करोड़ वोटों से वो देश में अपनी ताकत बना सके। आज इंडिया के इस गठबंधन में 11 चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, जो बाकी मैं जो जिन्होंने भाजपा ने तोड़ मरोड़ के सरकार जहां गिराई वो छोड़कर बात कर रहा हूं कि 11 चीफ मिनिस्टर्स इस हमारे सरकारी हमारी इस गठबंधन में शामिल है। तो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ में हैं। डेवलपमेंटल अलायंस मैं कहूंगा कि इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है, और साथ ही साथ देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। इसलिए एक छत्र में सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। अशोक चव्हाण आंकड़ों के आधार पर मोदी को हराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते। अगर अशोक चव्हाण की बात सही होती तो पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में मायावती और अखिलेश मिलकर लड़े थे, लेकिन क्या हुआ? क्या वो मोदी का विजय रथ रोक पाए? मध्य प्रदेश में जब असेंबली इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस को बीजेपी से कम वोट मिले थे, लेकिन ज्यादा एमएलए बने, कांग्रेस ने सरकार बनाई। ये सही है कि जब अलायंस होता है, पार्टियां इकट्ठे आती हैं, तो इसका थोड़ा बहुत असर होता है। और विरोधी दलों की रणनीति यही है कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है उसे बाकी विरोधी दल सपोर्ट करें, जिससे मुकाबला बीजेपी वर्सेस ऑल हो जाए। अखिलेश यादव ने मुंबई जाने से पहले ही दावा कर दिया कि अगले साल चुनाव में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीट इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। लेकिन जब अखिलेश से पूछा गया उनके गठबंधन का नेता कौन होगा, अलायंस का कन्वीनर कौन होगा, तो अखिलेश ने कहा यह सब बात की बातें हैं। पहले तो सबको यह समझाना है कि अगर गलती से भी मोदी की सरकार फिर बन गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, बीजेपी लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लेगी। इंडिया और समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। चुनाव पहले होंगे? चुनाव मैं समझता हूं जब होंगे तब के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। कौन संयोजक बन रहा है? ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, और बीजेपी को नहीं हराया तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूं वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। इसलिए अगर बीजेपी 24 में जीत गई, अधिकार तो छोटी चीजें जो छिन रही है, अभी अधिकार से बड़ी चीज है आपके वोट का अधिकार। इंडिया अलायंस के सभी नेताओं की लाइन एक सी है। कोई कह रहा है कि लोकतंत्र को बचाना है, कोई कह रहा है संविधान को बचाना है, कोई कह रहा है कि देश को बचाना है, इसलिए मोदी को हटाना है। फारूक अब्दुल्ला मुंबई पहुंचे तो उन्होंने भी यही कहा, इस वक्त सवाल देश का है, इसलिए गठबंधन, संयोजक और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर बात करने का ये सही वक्त नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाए, कौन सी चीजें हम लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, जो हमारा मेन प्लैंक होगा जिसपे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। नीतीश जी का नाम, मल्लिका खरगे जी का नाम, देखिए कन्वीनर का आप नाम मत लीजिए, नाम गलत है। सीटों का नाम फैसला होगा जब लोग बैठेंगे और उसमें फैसला करेंगे। ये जरूरत है कन्वीनर की, नहीं है वो पता लगे। यहाँ जो बंटवारा हो रहा है मजहब के बिना पे, मुसलमान और हिंदू को अलग अलग किया जा रहा है, इसको कैसे हम जोड़ सकेंगे? क्योंकि ये भारत हम सबका है। इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, सब बराबर हैं यहाँ, कोई फर्क नहीं है। उसके लिए हमने लड़ना है। ये देश जब चलेगा आगे तो हम सब इसके साथ होंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने है कि देश आगे कैसे चल सकता है, यूनाइटेडली कैसे चल सकता है, और हमारा जो आईन है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है, वो हमारा सामने है। अलायंस की मीटिंग में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मुंबई पहुंच गई हैं, लेकिन वो गठबंधन के नेताओं से मिलने से पहले अमिताभ बच्चन के घर जलसा पहुंची। ममता ने अमिताभ बच्चन को राखी बांधी। इस दौरान जया बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या, उनकी बेटी आराध्या, सब लोग मौजूद थे।
और इसके बाद ममता ने अमिताभ बच्चन से कोलकाता में होने वाले फिल्म फेस्टिवल में आने की रिक्वेस्ट भी की। ममता बनर्जी ने कहा कि वो अमिताभ बच्चन का बहुत सम्मान करती हैं। अगर उनके हाथ में होता तो वो अब तक अमिताभ बच्चन को भारत रत्न सम्मान से नवाज चुकी होती। लेकिन ममता इंडिया अलायंस की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मुंबई पहुंची हैं, इसलिए उनसे सवाल इसी अलायंस को लेकर पूछे गए। ममता ने कहा कि मीटिंग की बात मीटिंग में होगी, जो तय होगा वो बता दिया जाएगा, अभी से इस पर क्या बात करनी। हमारा कोई ये बात हमारा सेकेंडरी है। हमारा प्राइमरी बात है कि हम इंडिया को बचाए, देश को बचाए। पीएम का चेहरा इंडिया होगा, पीएम का चेहरा इंडिया होगा। कन्वीनर कौन होना चाहिए? कन्वीनर नहीं, हम इंडिया को देखते हैं। इसके बाद ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंची। यहां उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी राखी बांधी। उद्धव से मिलने के बाद ममता ने कहा कि जैसे पश्चिम बंगाल में खेला हुआ था, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी खेला होगा। दीदी खेला होबे मुंबई लोकसभा में? होगा खेला होगा। लोकसभा में कितनी जगह आएंगी? बहुत जगह आएंगे। राखी बांधी आपने? उधर हाँ, वादा। इंडिया अलायंस के नेता, कन्वीनर और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर बोलने से बच रहे हैं, ये तो आपने देख लिया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विरोधी दलों के नेता ये जानते हैं कि जैसे इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे तो एकता के दावे धरे रह जाएंगे, क्योंकि गठबंधन में प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार बहुत हैं। बड़े नेता खुद तो अपना नाम आगे नहीं कर सकते, इसलिए उनके नाम को प्रमोट करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता आगे आए। इसकी शुरुआत की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने। प्रियंका ने कहा कि वो चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने, क्योंकि देश की जनता को महंगाई से राहत अरविंद केजरीवाल ही दिला सकते हैं। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। आम आदमी पार्टी की प्रियंका कक्कड़ ने केजरीवाल का नाम लिया, तो शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया। प्रियंका ने कहा, कोरोना काल के दौरान उद्धव ठाकरे ने जिस संवेदनशीलता के साथ काम किया, उसकी वजह से वो देश के नंबर 1 सीएम बन गए, इसलिए उनमें पीएम बनने की सारी योग्यताएं हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर उद्धव जी रहे हैं। उनके जिस तरीके से उनकी सरकार को गिराया गया, महाराष्ट्र की जनता ने क्या, पूरे देश की जनता ने उनका साथ दिया है। तो हम कार्यकर्ता होने के नाते और जिस तरीके से हम उनकी संवेदनशीलता देख रहे हैं, उनकी भागीदारी देख रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि वो उनको एक बड़ी जवाबदारी मिले, प्रधानमंत्री के रूप में मिले तो बहुत बढ़िया है। तो हम सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पर सबसे ज़्यादा जो हमारे मन में विश्वास है कि वो है कि जनता हमारे साथ जुड़ेगी और हम जनता के लिए, जनता के सेवक बनकर, मन की बात वाले नहीं, जन की बात करने वाले हम सब कार्यकर्ता हैं, उस पर हम अटल हैं। जैसे केजरीवाल का नाम आया, उद्धव ठाकरे का नाम आया, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हुई, तो विरोध भी शुरू हुआ। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मुंबई में होने वाली मीटिंग में तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुफ्त में बिजली पानी दे रहा है, तो क्या उसे मुफ्त में पीएम बना दिया जाए? ये कौन सी बात हुई? अधीर रंजन ने कहा कि अंडे से चूजे निकले नहीं और मुर्गों की गिनती शुरू हो गई। ये ठीक नहीं है। विरोधी दलों के नेताओं को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, वक्त से पहले इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता सामने आती हैं और कहती हैं कि मेरी मंशा ये है या मेरी इच्छा ये है कि अरविंद केजरीवाल जो सब कुछ
लोगों के लिए करते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, जो है फ्री महिलाओं को राइड, ये सब चीज़ें देते हैं। उसको फ्री पीएम भी बना दो। देखिए, बात यह है कि पैर में कटहाल और मूंछ में तेल लगाना शुरू हो चुके हैं कोई कोई जगह। ये सही नहीं है। मैं छोटे मोटे व्यापारी हूँ, उस बड़े मुद्दे पे मुझे जाना नहीं चाहिए। अभी हम क्या करेंगे? Why should we count the chickens before the eggs are hatched? पहले तो अंडा को ता देने की मौका दो, फिर भी तो चिकन की गिनती करो। समय आने से सब कुछ पता चलेगा। इतना जल्दबाजी की क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं, पैर पे कटहाल और मूंछ पे तेल लगाना मुझे इस समय मुनासिब नहीं लगता। अधीर रंजन चौधरी ने उद्धव ठाकरे और केजरीवाल की पार्टी को मूंछ पर तेल न लगाने की सलाह तो दे दी, लेकिन मजे की बात है कि उनकी अपनी पार्टी के नेता भी मूंछ पर तेल लगाने से पीछे नहीं रह पाए। मुंबई में गठबंधन की मीटिंग के इंतजामात में लगे महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो यही चाहते हैं कि राहुल या खड़गे पीएम कैंडिडेट बने, लेकिन फाइनल फैसला तो अलायंस में शामिल नेताओं को लेना है। हम तो खुश होंगे अगर खड़गे जी, राहुल जी कन्वीनर होंगे, हमारे प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता खुश होगा कि राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री बने। मगर डिसीजन तो हाईकमांड का है और इंडिया अलायंस की जो कोर टीम है वो लेगी, और इसीलिए बैठक हो रही है और मुझे लगता है सबके साथ में सब मिलकर ही फैसला लेंगे। एक बात तो साफ है, अलायंस बनाना जितना आसान था, उसे बनाए रखना उतना ही मुश्किल है। उससे भी ज्यादा कठिन है इतने सारे, इतने पुराने, इतने शातिर लीडर्स में से किसी एक को सबका लीडर चुनना। और उससे भी मुश्किल काम होगा अलग अलग राज्यों में सीटों का बंटवारा करना, एनडीए के खिलाफ एक उम्मीदवार तय करना। अलायंस में शामिल नेता इन परेशानियों को अच्छी तरह समझते हैं। इन सवालों को लेकर असमंजस है, कंफ्यूजन है, पर अभी कोई झगड़ा शुरू करने का ब्लेम अपने सिर पर लेना नहीं चाहता। इंडिया अलायंस में जो लोग शामिल हुए हैं वो शौक से नहीं हुए, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं इसलिए साथ नहीं आए, उनकी विचारधारा एक है इसलिए साथ नहीं आए, वो तो मजबूरी में एक हुए हैं। सबकी कोशिश है बस किसी तरह मोदी को हराया जाए, चाहे कोई आए, बस मोदी जाए। और ये विरोधी मोदी से भी इतना ज्यादा परेशान नहीं है। अगर ईडी और सीबीआई के केसेस ना होते तो ये सारे नेता कभी एक साथ नहीं आते। अपनी इस मुहिम को कभी लोकतंत्र बचाने, कभी संविधान बचाने, तो कभी देश को बचाने का नाम दे रहे हैं, लेकिन असलियत में ये सारे नेता अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई में लगे हैं। यही बात इन नेताओं के लिए फेविकोल का काम कर रही है कि इन सब के खिलाफ केसेस हैं। इन सब नेताओं की सबसे बड़ी चुनौती है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी का बढ़ता कद। और आज एक ऐसी खबर आई जो विरोधी दलों की टेंशन और बढ़ा देगी, जले पर नमक छिड़कने का काम करेगी। आज ही अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके मुताबिक 10 में से 8 भारतीय यानी करीब 79% लोग प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। रिपोर्ट कहती है इन 79% में से भी 55%, 55% लोग तो किसी भी कीमत पर मोदी के साथ खड़े रहेंगे। प्यू ने भी लिखा कि एनडीए का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और लोग मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में जो अलायंस है वो दुनिया में भारत की छवि को मजबूत बना रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस की मुसीबत सिर्फ मोदी की लोकप्रियता नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर सब मिलकर मोदी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारेंगे तो काम बन सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विपक्ष के सिंगल कैंडिडेट के फॉर्मूले को सफल नहीं होने देंगे। इनमें से 2 लोग तो आज ही सामने आए, एक मायावती और दूसरे ओवैसी। आपको अंदर की बात बताता हूं। पता यह लगा कि अखिलेश यादव के रिजर्वेशन के बाद भी कांग्रेस के नेताओं ने बीएसपी को इंडिया अलायंस में शामिल करने के लिए मायावती से संपर्क किया था, लेकिन मायावती ने इनकार कर दिया।
इसके बाद भी यह खबर फैलाई गई कि मायावती विरोधी दलों के गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। इसीलिए मुंबई में विरोधी दलों के अलायंस की मीटिंग शुरू होने से पहले आज मायावती को मजबूरी में अपनी पार्टी की स्थिति साफ करनी पड़ी। मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि एनडीए हो और विरोधी दलों का इंडिया अलायंस, वो दोनों से दूर रहेंगी। बीएसपी लोकसभा के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसके बाद उनकी पार्टी के नेताओं ने भी कहना शुरू कर दिया, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने बीएसपी को कई बार धोखा दिया है, इसलिए अब बीएसपी किसी के साथ नहीं जाएगी। हम हमेशा देश के लिए और देश की जनता के लिए काम करते हैं, और कुछ पार्टियां जो सांप्रदायिक हमेशा चुनाव से पहले माहौल बनाती हैं, हम हमेशा पक्षधर रहे हैं सामान्य लोगों का। जो कट्टर हिंदूवाद की बात करते हैं, हम उनके कभी समर्थक नहीं रहे। जो कट्टर मुसलमानवाद की बात करते हैं, हम कभी उनके समर्थक नहीं रहे। चाहे हम राजनीति में एमएलए के तौर पर हाशिए पे पहुंच गए हों, लेकिन 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है, और बाकी पूरे देश के सभी प्रदेशों में कहीं 9%, कहीं 6%, कहीं 8%, कहीं 4%, कहीं 3%, कहीं 2%। तो दोनों तरफ के गठबंधनों का, एनडीए का भी, और जो नया गठबंधन विपक्ष मुख्य रूप से उसमें कांग्रेस है, जो हमेशा हमारे खिलाफ लड़ते रहे, हमें धोखा देते रहे, हमें ठगते रहे, ऐसे गठबंधनों के साथ कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। जैसे ही मायावती ने ऐलान किया कि वो विरोधी दलों के मोदी विरोधी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि मायावती बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की रणनीति पर चल रही हैं। जो उनका अलायंस पर्दे में भाजपा के साथ था, आज उसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। मायावती जी ने पहले भी भाजपा के साथ सरकार बनाई है, और वो एक अकेली मुख्यमंत्री और बड़ी नेता हैं जो कैंडिडेट्स लोगों को हराने के लिए देती हैं, अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए नहीं देती हैं। ये हम नहीं कहते, ये वो खुद कहती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास टूटा है। उनका एक विधायक है विधानसभा में 22 के चुनाव में, इसलिए वो खुद अपना आकलन करें। बाकी इंडिया के साथ समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी है, और हम अपना चुनाव जीतेंगे, मुद्दों पर जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दूसरा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि मायावती, नवीन पटनायक और जगनमोहन रेड्डी जैसे जो नेता ईडी से डर गए हैं, वो सब अब बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। इसलिए मायावती ने जो फैसला किया उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मायावती जी और मायावती जी जैसे कुछ दल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं, और क्यों काम करते हैं उसकी भी वजह है। एक विंग है भारतीय जनता पार्टी की जिसका नाम है ईडी, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, जो धन उगाही का भी काम करता है, रिश्वतखोरी का भी काम करता है, और जो ईडी डराकर धमकाकर पार्टियों को, उनके विधायकों को, सरकारों को तोड़ने का भी काम करता है। तो कुछ राजनीतिक दल हैं जो उनके इशारे पर बयान देते हैं और काम करते हैं। उसमें वाईएसआर की भी पार्टी है, बीजेडी भी है, मायावती जी की भी पार्टी है। अब अगर मायावती जी की आप बात करें तो 3 बार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुकी है। तब उनको नहीं मालूम था कि ये गरीब विरोधी पार्टी है और सांप्रदायिक पार्टी है। वो कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बना चुकी है, वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं। मायावती के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी विरोधी दलों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। ओवैसी भी न एनडीए के साथ हैं, न मोदी विरोधी दलों के अलायंस के साथ। ओवैसी आज झारखंड में थे। झारखंड की डुमरी असेंबली सीट पर 5 सितंबर को बाई इलेक्शन होना है, जिसमें ओवैसी ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा है। आज ओवैसी अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने पहुंचे। उन्होंने बड़ी पब्लिक मीटिंग की। इसमें हेमंत सोरेन को खूब कोसा। कहा हेमंत सोरेन की सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, हेमंत सोरेन की कोई विचारधारा नहीं है, वो सिर्फ कुर्सी के साथ हैं। कुर्सी के लिए कभी बीजेपी की मदद लेते हैं, कभी कांग्रेस का सपोर्ट लेते हैं, इसलिए उनसे उम्मीद करना बेकार है। इसके बाद ओवैसी मोदी पर आए। कहा अगर मोदी के बारे में न बोले तो कल कांग्रेस उन्हें बीजेपी का एजेंट बता देंगे। ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया, मुसलमानों के हक की बात की।
और राहुल गांधी को भी लपेट लिया। ओवैसी ने कहा, अब फैसले का वक्त है। मुसलमानों को न चौकीदार पर भरोसा करना चाहिए, न दुकानदार के चक्कर में पड़ना चाहिए। अब इतना तो हेमंत सोरेन के लिए काफी है, अब थोड़ा मोदी पे भी बोलते हैं, वरना कांग्रेस के लोगों में तो अब रात में नींद नहीं आएगी। हेमंत सोरेन को भी जरा बेचैनी होगी, करवटें लेंगे कि ये क्या क्या सच्चाई को बयान करके चला गया। फिर कोई कांग्रेसी बोलेगा या हेमंत सोरेन के पास का बोलेगा, मोदी को नहीं बोले। अरे मोदी को तो हम ही बोल रहे हैं, 9 साल से तुम तो गूंगे बनकर बैठे हो। तुमने क्या 3 मर्तबा बीजेपी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने हो हेमंत सोरेन? क्या बीजेपी और तुमने आरएसएस का दामन नहीं थामा? और तुमने थामा और हम उनसे सीना तान कर मुकाबला कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्तरद करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम एक्सेप्ट नहीं करते। मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी को कि क्या तुम झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करोगे? नहीं कर सकते। यहां पर हर एक का अपना अपना पर्सनल लॉ है। दिल्ली में बैठा हुआ कोई बाबू, दिल्ली में बैठा हुआ आरएसएस का प्रधानमंत्री हमारे जिंदगी के फैसले नहीं कर सकता। बताओ, आपकी तो जबान ही नहीं खुलती। आप तो सिर्फ एक ही बात करते, मैं दुकान खोलना चाहता हूं मोहब्बत की। दूसरा बोलता है मैं चौकीदार हूं। एक तरफ दुकानदार, एक तरफ चौकीदार। ये दुकानदारों ने 50 साल से हमको लूटा। ये चौकीदार हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, हमारी तहजीब को खत्म करना चाहता है। इस देश में ना दुकानदार की दुकान की जरूरत है, ना चौकीदार की जरूरत है, बल्कि तीसरे विकल्प की जरूरत है जो इंशाअल्लाह पैदा होगा। आप देखना। अब मायावती ओवैसी का दावा तो यह है कि वो न मोदी के साथ हैं, न मोदी विरोधी मोर्चे के साथ। लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल ज्यादातर नेता मानते हैं कि अंदर ही अंदर मायावती और ओवैसी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, पर दोनों के कारण अलग अलग हैं। इंडिया अलायंस के नेता कहते हैं कि मायावती मोदी से डरती हैं क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के कई केसेस हैं। ओवैसी के बारे में लोग कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है और वोट काटकर बीजेपी की मदद करते हैं। हालांकि ओवैसी बार बार कहते हैं, खुलकर कहते हैं कि उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, ना हो सकता है। वो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा खैरख्वाह मानते हैं। ओवैसी मानते हैं कि इंडिया अलायंस में शामिल नेताओं ने मुसलमानों को वोट लिया पर कभी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। वजह जो भी हो, कुल मिलाकर नतीजा यह होगा कि मायावती उत्तर प्रदेश में एनडीए के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार नहीं चलने देंगी और ओवैसी भी ज्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। अब इसका फायदा बीजेपी को होता है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ऑपोजिशन वाले क्या कहते हैं, इसकी परवाह न मायावती को है न ओवैसी को। इंडिया अलायंस के नेताओं को इसी बात की फिक्र है और इससे मुसीबत से कैसे निजात पाई जाए, इस पर भी कल मुंबई में होने वाली मीटिंग में विचार होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तीनों बड़े नेता मुंबई कल पहुंचेंगे। राहुल गांधी आज कर्नाटक के मैसूरू में थे। मौका रक्षाबंधन का है, इसलिए कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने भी आज चुनाव के दौरान किया गया एक वादा पूरा किया। महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च कर दी। इस योजना के तहत सरकार परिवार की मुखिया महिला के खाते में हर महीने 2,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। आज 1,09,54,000 महिलाओं के खाते में यह राशि ट्रांसफर कर दी गई। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम रखा गया था। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार समेत
कर्नाटक कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। कर्नाटक के हर जिले से महिलाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया। इस मौके पर राहुल ने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर कांग्रेस ने बहनों से किया गया वादा पूरा किया। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में हर परिवार को 10 किलो चावल फ्री मिलता है। महिलाएं बस में फ्री घूम रही हैं और अब हर महीने 2000 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने जो काम कर्नाटक में किया वही काम पूरे देश में करना है। आज मेरी बहन ने मेरे हाथों पे राखी बांधी और रक्षाबंधन का दिन है, इसीलिए हमने जो वायदा कर्नाटक की अपने माताओं बहनों से किया था उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। देश में फैशन बन गया है। दिल्ली की सरकार जो है वो अरबपतियों के लिए काम करती है। उनके 2-3 मित्र हैं और पूरा का पूरा जो विकास का काम होता है वो उन्हीं 2-3 लोगों के लिए होता है। आप देखिए, जब हम ये 5 स्कीम लाए तो दिल्ली की सरकार के लोगों ने कहा था कि ये स्कीम लागू नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी सच नहीं बोल रही है। सच्चाई आपके सामने है। आज 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए गया है और ये जो हमारा स्कीम है दुनिया का सबसे बड़ा कैश ट्रांसफर स्कीम है। दुनिया में कोई प्रदेश नहीं है जहां इतना पैसा सरकार महिलाओं को दे रही है। कर्नाटक में जो हमारे 5 स्कीम है वो सिर्फ स्कीम नहीं है, वो एक गवर्नेंस के मॉडल है। और जो काम हमने कर्नाटक में किया है खास तौर से हमारी माताओं बहनों के लिए, वो हम पूरे हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने मुफ्त की योजनाओं का जो फॉर्मूला कर्नाटक में आजमाया, अब उसी फॉर्मूले को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लागू किया जा रहा है। आज रक्षाबंधन के मौके पर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की महिलाओं से वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बहनों की सारी मुसीबतें खत्म कर देगी। हर महिला के खाते में 1500 रुपए जमा कराएंगे, 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी उनकी सरकार की होगी। बहनों, हम आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये सरकार आपकी सरकार होगी। प्यारे बहनों, बेटियों और माताओं की सरकार होगी। हमने नारी सम्मान योजना लागू करने का वचन दिया है। हम मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए महीने और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने के संकल्प के साथ आपके हितों की रक्षा करेंगे। आज मध्य प्रदेश बहनों और बेटियों के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बन चुका है। हमें मिलकर ये कलंक मिटाना है और मध्य प्रदेश को आप सभी के लिए देश के सबसे सुरक्षित प्रदेश बनाना है। ये एक वीडियो था जो कमलनाथ ने आज जारी किया। इसमें कमलनाथ चुनाव के बाद महिलाओं के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर करने की बात कह रहे हैं, लेकिन यहां मुकाबला शिवराज सिंह चौहान से है जो मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर हैं। वो तो पहले ही रक्षाबंधन का तोहफा अपनी लाडली बहना स्कीम के जरिए दे चुके हैं। रक्षाबंधन के मौके पर मध्य प्रदेश में महिलाओं को लाडली बहना स्कीम में 1000 रुपए के बजाय 1250 रुपए अकाउंट में पहुंच चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान पिछले हफ्ते में कई शहरों में रक्षाबंधन के कार्यक्रम कर चुके हैं। आज भी शिवराज ने भोपाल में बहनों से राखी बंधवाई और इसके बाद शिवराज ने भी एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें शिवराज ने कहा उनका काम मध्य प्रदेश की बहनों ने देखा है, वो आगे भी बिना रुके, बिना थके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन रक्षाबंधन पर एक वचन भी है मेरा, एक संकल्प भी है मेरा। मेरी बहनों, मैं आपके सशक्तिकरण के लिए दिन और रात काम करता रहूंगा। बहनों का सम्मान, बहनों की सुरक्षा, बहनों का मान लगातार बढ़ता रहे, ये मेरे जीवन का मिशन है। मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और परिवार के साथ आप सुखपूर्वक जीवन जिएं, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करता रहूंगा। आपने देखा, महिलाओं की बात
कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है सिलेंडर की कीमत। कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का वादा किया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलेंडर की कीमत को 200 रुपए घटा दिया था। इससे 2 कदम आगे बढ़कर शिवराज सिंह चौहान ने यह कह दिया कि मध्य प्रदेश में वो सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से भी कम कर देंगे। रक्षाबंधन के कार्यक्रम में शिवराज ने ऐलान किया कि सावन के महीने में गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा और इसके बाद ऐसी परमानेंट व्यवस्था करेंगे कि महिलाओं को सस्ती गैस हमेशा उपलब्ध हो सके। कई बहनों ने मुझे बताया कि भैया गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए। मेरी बात समझ में आई? अरे समझ में आई तो बोलो। और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ठीक है? अरे सबको मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। गैस सिलेंडर की कीमत राजस्थान में भी इशू है। अशोक गहलोत ने तो 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देना शुरू कर दिया है। आज गहलोत ने कहा कि जो काम उन्होंने पहले कर दिया है अब मोदी उसे फॉलो कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी योजनाओं की नकल कर रही है, लेकिन बीजेपी को इसका कोई फायदा नहीं होगा। मोदी सरकार हर मोर्चे पर बैकफुट पाएगी। अभी शुरुआत हुई है। शिवराज सिंह जी ने भी 450 कर दिए। तो ये हमारा जो कदम है, हमारा कदम प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव कदम है। कोविड के अंदर भी मुझे गर्व कहते हुए कि जो एसओपी हमारी बनती थी गृह मंत्रालय से, वही करीब करीब जो है भारत सरकार दूसरे दिन फॉलो करती थी। ये तो आप सब गवाह हैं इस बात के। तो पहले अकाल सूखे की बात होती थी राजस्थान को लेकर के, अब हर योजना को लेकर के, हमारी तरक्की को लेकर के, हमारी गुड गवर्नेंस को लेकर के कई पैरामीटर नंबर 1 है। कोई मानता तो नहीं है, लेकिन चुनाव का मौका है, इसीलिए सारी पार्टियां मुफ्त का माल बांटने और खातों में पैसा डालने का जमकर ऐलान कर रही हैं। सब गरीबों के नाम पर गारंटी ले रहे हैं, क्योंकि सबको लगता है ये वोट लेने का एक सफल फॉर्मूला है। और मैं तो ये मानता हूं कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। जब तक गरीब लोगों की भलाई के काम होते रहें, नेता उनकी चिंता करते रहें, उसका कारण कोई भी हो, मैं इसे लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत मानता हूं। ऐसी कई योजनाओं की वजह से गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी हुई हैं, उनकी जिंदगी बेहतर हुई है। लेकिन नेताओं को इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वही वादे करें जो वो पूरे कर पाएं। उन वादों को पूरा करने के चक्कर में विकास की योजनाओं पर ब्रेक न लगे, क्योंकि इस तरह की खबरें आई हैं कि कर्नाटक में मुफ्त की गारंटीज को पूरा करने के चक्कर में सरकार को कई कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करनी पड़ी है। हालांकि चुनाव से पहले नेता इस तरह की बातें नहीं सोचते। कर्नाटक में कांग्रेस का फॉर्मूला काम कर गया, तो अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। अशोक गहलोत ने तो मुफ्त की तमाम योजनाएं लागू भी कर दी हैं। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। आज नागौर से एक बहुत डरावनी खबर आई है। डीडवाना में दबंगों ने 2 दलित युवकों को गाड़ी से कुचलकर मार डाला। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पता लगा कि तीनों दलित युवक मौलासर में मेले से लौट रहे थे। रात में खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके। वहां मौजूद कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। मामला बढ़ा तो तीनों दलित युवक वहां से चुपचाप चले गए, लेकिन दबंगों ने अपनी गाड़ियों से बाइक सवार युवकों का पीछा किया। कुछ दूर जाकर बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया और इसके बाद जमीन पर गिरे तीनों नौजवानों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया। एक बार नहीं, बार बार इन नौजवानों पर गाड़ी चढ़ाई। पूरे इलाके में खून ही खून फैल गया। युवकों के हाथ पैर कटकर इधर उधर बिखर गए।
पुलिस को इस घटना का सीसीटीवी फुटेज मिला है, लेकिन पुलिस अब तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गांव वालों ने कहा कि 3 लड़कों का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, इसके बाद भी इतने दर्दनाक तरीके से उनको मारा गया, इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें राजस्थान की पुलिस पर यकीन नहीं है। 3 बच्चे मेला देखने गए हैं रात को, वापस आते टाइम एक होटल पर रुकते हैं कि खाना खा लेते हैं, लेकिन वहाँ 10, 15, 20 आदमी ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के खड़े थे, तो उनको देख के बाइक घुमा ली। सीसी फुटेज में भी है वो चीज़, सारी चीज़ें। तो वापस बाइक घुमाई तो उनके पीछे जो कैंपर है, स्कॉर्पियो है, वो दौड़ाई है और दौड़ा के मारा उनको। फिर खेत में जैसे वो गिर गए बाइक से, तो खेत में उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाए तो रोंद के मारा है। आप ऐसा सोच नहीं सकते कि अब रूह कांप जाती है हमारी। ये प्रशासन और शासन सोया हुआ 3 दिन हो गए, कोई मोटिव नहीं। ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ अपना आतंक फैलाने के लिए या अपना नाम करने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरा लीपापोती कर रहा है बार बार। अब क्यों कर रहा है वो तो उनके ऊपर दबाव होगा, राजनीतिक दबाव है कुछ न कुछ। इसमें कोई शक नहीं कि 3 दलितों की जघन्य हत्या हुई है, दर्दनाक तरीके से उनको मारा गया है और हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। जाहिर है बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। राजस्थान में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत राज में दलित सुरक्षित नहीं है, अपराध में राजस्थान अव्वल नंबर पर है, इसलिए अब जनता गहलोत की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी। राजस्थान में पहली घटना नहीं, पूरे देश के अंदर दलित अत्याचार के अंदर राजस्थान दूसरी पायदान पर खड़ा है। और इस जिले के अंदर जिस प्रकार की गैंग बनी हुई है, 006, 007, 008, इन गाड़ियों को लेकर सरेआम दहशतगर्दी करने वाले लोगों की हिम्मत ऐसी हो गई कि उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस नतमस्तक है। पूरे राजस्थान के अंदर और नागौर जिले के अंदर दलित समाज अपने आप को लूटा पीटा महसूस कर रहा है। अत्याचार अनाचारों की प्रकाष्ठा है, सरकार की सरपरस्ती है, सरकार के नुमाइंदे चुप बैठे हैं। अब वोट लेने जब जाएंगे उस समय जनता सवाल खड़ा करेगी। नागौर में, डीडवाना में जिस तरह से 3 दलितों को मारा गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज दिल को दहला देती है। कोई भी इतना क्रूर कैसे हो सकता है। राजस्थान से और भी खबरें आई। टोंक में मंदिर में घुसकर महंत की हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले भीलवाड़ा में बच्ची का रेप करके उसे भट्टी में जला दिया गया था। बीकानेर में छोटे से विवाद में युवक की हत्या हो गई थी। खेड़ली कांग्रेस विधायक के भतीजे ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था। कितनी सारी घटनाएं। सादुलपुर में बुजुर्ग महिला का गला काटकर मार दिया गया। चोमू, अजमेर, ब्यावर से बलात्कार की खबरें आई। जब इतना कुछ हो रहा है तो राजस्थान में कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे और असेंबली के चुनाव में यह मुद्दा बीजेपी उठाएगी। अशोक गहलोत को उसका नुकसान भी पहुंच सकता है। आज रक्षाबंधन के मौके पर देश के ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी थी, लेकिन बिहार के स्कूलों में आज छुट्टी नहीं थी, क्योंकि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और तीज की छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। छठ और दीपावली की छुट्टियों में कटौती कर दी है। सितंबर से दिसंबर तक पहले स्कूलों में 23 छुट्टियां होती थी, लेकिन अब इन्हें घटाकर 11 कर दिया है। अब जन्माष्टमी पर भी बिहार में स्कूल खुले रहेंगे। दिवाली से लेकर छठ तक पहले 9 दिन की छुट्टी दी गई थी, लेकिन अब सिर्फ 4 दिन का अवकाश रहेगा। बिहार सरकार का कहना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की वजह से यह करना पड़ा, क्योंकि त्योहारों के मौके पर पूरे राज्य में छुट्टी को लेकर एक जैसा सिस्टम नहीं है, इसलिए पूरे राज्य के स्कूलों में छुट्टी की व्यवस्था एक जैसी कर दी गई है। लेकिन शिक्षा विभाग के इस आदेश से अध्यापकों में, टीचर्स में बहुत नाराजगी है। महिला टीचर्स का कहना है कि छठ, ज्योतिया और तीज जैसे व्रत वाले त्योहारों पर वो कैसे स्कूल आएंगी। 4 दिन चलने वाले छठ महापर्व में वो रीति रिवाज कैसे पूरे करेंगी।
हम लोग की छुट्टी में जो कटौती कर दी गई है, मेन छठ है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है, सर हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसको मैनेज करेंगे? इसके चलते बहुत परेशानी हो रही है। छठ व्रत में संडे तो संडे ही है, उस दिन सांझ वाला अर्घ है, सुबह वाला अर्घ में एक छुट्टी है, और खरना के दिन भी स्कूल खुला हुआ है। नहा खा के दिन हम लोग गेहूं धोते हैं, गेहूं सुखाते हैं, कैसे होगा? तीज और जितिया हम लोग तीज और जितिया करते हैं। जो बड़ी लड़कियां हैं वो लोग भी उनकी मम्मी लोग करती हैं, तो वो लोग घर पे अपनी मम्मियों की सहायता करती हैं घर के कामों में। रसोइया लोग कैसे खाना बनाएंगी, कैसे इतने बच्चों को खिलाएंगी? तीज जितिया वो लोग भी करती हैं। ये तो लग रहा है कि सरकार ज्यादती कर रही है हम लोग के साथ, बहुत ज्यादा। बच्चे तो आएंगे नहीं, ये भी निश्चित है कि बच्चों की संख्या उस छुट्टी पर्व त्योहार वाले में बहुत कम हो जाएगी। हम लोग को तो बैठना है, 2 बच्चा है तो भी पढ़ाएंगे, 20 बच्चा है चाहे 200 बच्चा है तब भी पढ़ाएंगे। सरकार के इस फैसले का शिक्षक संगठनों ने भी विरोध किया और सरकार को चेतावनी दे दी, अगर ये फरमान वापस नहीं लिया गया तो टीचर स्कूलों की तालाबंदी कर देंगे, सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। टीचर्स की नाराजगी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से है। उनका कहना है इस फैसले के पीछे अपर मुख्य सचिव हैं। टीचर्स ने मांग की है ऐसे फैसले लेने वाले अफसर पर नीतीश कुमार सख्त कार्रवाई करें। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जहां रात दिन शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमान के पाठक जी लगातार तुगलकी फरमान जारी कर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों का आक्रोश भड़क चुका है। आज क्या हो रहा है? घोषित अवकाश को श्रीमान के पाठक जी ने रद्द कर दिया। ये गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। तुरंत यह तुगलकी फरमान छुट्टी रद्द करने वाला वापस लेना चाहिए, अन्यथा शिक्षक सड़क पर उतर के महासंग्राम कर देंगे। मुख्यमंत्री जी, अगर आप सकारात्मक हैं तो इस तरह से पीछे से गंदी राजनीति करने वाले पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, अन्यथा शिक्षक हर स्तर पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हिंदुओं के महान आस्था का पर्व छठ, दीपावली और दुर्गा पूजा में छुट्टी में भारी कटौती की गई है। इससे बिहार के तमाम हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले शिक्षकों के अंदर आक्रोश व्याप्त है। हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का कार्य किया गया है। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद किया जाए। अब कुछ लोगों ने इसमें एक पॉइंट ये निकाला कि बिहार सरकार ने हिंदू त्योहारों की छुट्टियां तो खत्म कर दी, लेकिन चेल्लम और मोहम्मद साहब के जन्मदिन की छुट्टी को बरकरार रखा। तो इस फैसले को लेकर सियासत भी हुई। केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश ने सिर्फ हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द की हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कल ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लगा दी जाए और शरिया कानून लागू हो जाए। बिहार की सरकार पहले से ही मुस्लिम परस्त राजनीति करते रही है। मीडिया ने उजागर किया कि कई जिलों के कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होती। आज जो हुआ है 20-22 दिन की छुट्टी पूरे साल का, उसमें सारे पर्व हैं, जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, तीज, दस, जितिया, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली, जितने व्रत लें जितिया, वो सभी सम्मिलित हैं। उसमें 20-22 दिनों की छुट्टियों को काट के 5-7 दिन कर दिया। ये उनको मालूम है कि हिंदू कोई वोट बैंक नहीं है, ये तो जाति आधारित है। जातियों का हम वोट लेंगे और हिंदुओं पे प्रहार करेंगे, मुस्लिम परस्त राजनीति करेंगे। पहले तो नीतीश कुमार एक करेलाती दूजे नीम चढ़ाए, अब तो लालू जी भी आ गए। इन बच्चों को अपने संस्कृति से दूर रखना चाहते हैं। आप में हिम्मत है कि आप किसी मुस्लिम छुट्टियों को इस ढंग से काटे? तो ये एक तरह से साजिश है और शरिया कानून के तहत वोट की राजनीति में ये सरकार जा रही है। गिरिराज सिंह को जवाब दिया जेडीयू के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाती है। उन्होंने कहा उनकी पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है और इस फैसले में भेदभाव जैसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी का काम है समाज में कैसे धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए, और कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बड़का झूठा पार्टी कहते हैं, वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती है
जिससे समाज में धार्मिक उन्माद फैला है। हम लोग समाज के हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म का हम लोग आदर करते हैं, हर धर्म मानने वाले लोगों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तो इसलिए उनका काम है धार्मिक उन्माद फैलाना, हम लोगों का काम है समाज के हर धर्म का सम्मान करना। बिहार में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शिक्षकों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। जब सारे सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर होंगे तो टीचर्स काम कर रहे होंगे। विजय सिन्हा ने मांग की, अगर छुट्टियां रद्द ही करनी है तो सारे सरकारी संस्थानों की छुट्टियां रद्द करनी चाहिए। के पाठक बिहार सरकार के कठपुतली हैं और कठपुतली के तरह हुआ नाच रहे हैं। उसी तरह से शिक्षा विभाग के अंदर इनको भेज करके शिक्षकों को दहशत में डालने का, शैक्षणिक वातावरण को तहस नहस करने का, रोज नए फरमान जारी करके छुट्टियों में कटौती कर करके ये किस मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। और अगर जो शिक्षक का अवकाश की आप छुट्टी कम कर रहे हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी है, सचिवालय के कर्मचारियों का क्यों नहीं, ये आईएएस आईपीएस बीपीएससी के पदाधिकारियों का छुट्टी कम क्यों नहीं होगा। जब इस मामले में दबाव बढ़ा तो बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सरकार ने जो कुछ किया है वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन की वजह से किया। उनसे पूछा गया, फिर छुट्टियां सिर्फ हिंदू त्योहारों की क्यों रद्द की गई? तो अशोक चौधरी ने कहा कि जिसकी ज्यादा छुट्टियां हैं कटौती उसी से करनी पड़ेगी। 2009 का जो राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट है उसने कहा है कि 1 से 5 तक में कम से कम 200 दिनों का पढ़ाई होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को लेकर बराबर भारत सरकार प्रचार करती रही है, ठीक है, और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देती रही है कि भाई राइट ऑफ एजुकेशन को आप इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप पूरा कैलेंडर देखिएगा तो हिंदू पर्व का ही छुट्टियां ज़्यादा है, तो नेचुरली जो छुट्टियां कम की जाएगी तो उसमें उन्हीं में कम किया जाएगा। बीजेपी तो इश्यूज को डाइवर्ट करना चाहती है। इन लोगों को तो बच्चे के शिक्षा के पढ़ाने के सिस्टम के विरोधी है ना, कि ये लोग पढ़ लेगा, गरीब लोग जो निचला क्लास का लोग है वो पढ़ लेगा, तो ये सब जो बहुत मतलब जिसको बोलते हैं कि सिस्टम में जिनका प्रबल हो जाएंगे, तो इसलिए इनकी तो मानसिकता अलग है ना। ये सब तो कोचिंग वोचिंग जो चल रहा है ना, उन सब के दबाव में इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिहार सरकार ने जिस राइट टू एजुकेशन एक्ट का तर्क दिया उसका जवाब सुशील मोदी ने दिया। सुशील मोदी ने कहा, अगर सरकार कानूनी प्रावधानों का हवाला दे रही है तो फिर उसी एक्ट के मुताबिक टीचर से पढ़ाने के अलावा कोई और काम नहीं लिया जा सकता, सरकार उसे भी लागू करे। हिंदुओं के पर्व त्योहार के अंदर भारी कटौती कर दी गई। जन्माष्टमी के पर्व पर कोई छुट्टी नहीं होगी, रक्षाबंधन पर कोई छुट्टी नहीं होगी, जितिया पर्व की छुट्टी को समाप्त कर दिया गया, कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी को समाप्त कर दिया गया। जो छठ का पर्व 5 दिनों तक लोग छठ मनाते हैं, नहाए खाए के बाद खरना, खरना का शाम की अर्घ, सुबह का अर्घ, और उस छठ के पर्व की छुट्टियों को आपने कटौती करके 2 दिन कर दिया। तो ये क्या हो रहा नीतीश जी बिहार के अंदर? हिंदुओं के पर्व त्योहार पर कैंची क्यों चला दी गई? और जिस राइट टू एजुकेशन एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, उसी आरटी एक्ट की धारा 27 कहते कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा। जातीय गणना में आपने क्यों लगाया उनको? मिड डे मील में क्यों उनको लगाते हैं? तो टीचर्स का आधा समय तो गैर शैक्षणिक कार्यों में चला जाता है। ये जो आदेश निकला ये हिंदू विरोधी आदेश है, इसलिए नीतीश जी तत्काल हस्तक्षेप कीजिए। असल में हर राज्य में अपनी अपनी विरासत है, अपनी अपनी परंपराएं हैं जिनका बरसों से पालन होता आया है। अब जैसे बिहार में अगर महापर्व छठ की छुट्टियों को कम किया जाएगा तो लोग नाराज होंगे, स्वाभाविक है। और इससे भी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ही सरकार ने रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तीज, छठ, दिवाली की छुट्टियां तो कम कर दी, लेकिन मुस्लिम पर्वों की छुट्टियों को बरकरार रखा। तो इसलिए इस पर सियासत होना भी लाजमी है। छुट्टियों में कटौती का फरमान तो शिक्षा विभाग के सचिव ने किया है, लेकिन जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देना होगा, और यह जवाब आसान नहीं होगा। इस वक्त हमारी फौज पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर एक्सरसाइज कर रही है। पोखरण में 2 फ्रंट वॉर की प्रैक्टिस हो रही है।
आर्मी की इस ड्रिल में सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस हमलों को अंजाम देने के लिए डेवलप किए गए स्वदेशी हथियारों को शामिल किया गया है। आर्मी ड्रिल में आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, एयर डिफेंस और एयर एविएशन समेत मेड इन इंडिया रडार्स ने भी हिस्सा लिया। पूरा पोखरण इलाका अर्जुन टैंक की गरज से दहल रहा था। आकाश मिसाइल सिस्टम ने मिसाइल फायर करके टारगेट को हिट किया। इस ड्रिल को देखने के लिए गेस्ट के तौर पर ब्राजील के आर्मी चीफ मौजूद रहे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।